गाइस, वंस अगेन वेलकम टू स्विफ्ट टॉक। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ का क्रिया शरीर का पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 है। तो ये चैप्टर मैंने इसीलिए पढ़ाना शुरू किया है क्योंकि आप लोग जो है वो हाईली डिमांड कर रहे थे कि मैम इस चैप्टर को पढ़ाइए। ठीक है, तो आपकी ही डिमांड पे मतलब इससे ये तो साबित होता ही है कि मैं आपकी कमेंट सेक्शन को पढ़ती हूँ। ठीक है, तो मैंने देखा कि आप लोग चाह रहे थे कि मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप पढ़ रहे हो तो आप सोचोगे ना कि धातु एवं धातु पोषण न्याय है क्या। ठीक है, तो धातु मतलब क्या। तो धातु अगर बेसिकली अगर हमारे मॉडर्न से कंपेयर किया तो धातु इज जस्ट लाइक एन टिश्यू को कहते हैं धातु। लेकिन टिश्यू मतलब फिर भी यहाँ पे जो हमारे जो मॉडर्न पार्ट में जो हमने टिश्यू पढ़ा है ना, उससे ये काफ़ी अलग है। मतलब उसमें जितने हमने जो टाइप पढ़े हैं कि 4 तरह के टिश्यूज़ होते हैं, हमारे ये सेल से मिलकर टिश्यूज़ बनते हैं। फिर वो टिश्यूज़ जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर, न्यूरल टिश्यू, इस तरह के जो टिश्यूज़ के बारे में पढ़े हैं। यहाँ वैसा कुछ भी नहीं पढ़ना है, तो ये काफ़ी अलग होने वाला है। तो इसलिए चलिए समझते हैं। अगर आप मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहेंगे ना, तो मैं आपको ये चैप्टर आपके फिंगर टिप्स पे ले आऊँगी। तो प्लीज़ चलिए मेरे साथ चलते चलिए, बस यही तो करना है आपको। तो कुछ देर की बात है, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हमारे साथ। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले तो ये जो इस चैप्टर में आपको ये भी बताऊंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो धातु जो है, धातु का मतलब वो होता है, टिश्यूज़ कहते हैं मॉडर्न पार्ट में, लेकिन इसका मतलब अगर आयुर्वेदा में देखा जाए तो उसे कहते हैं जो धारण एवं पोषण करता है। ठीक है, जो धारण पोषण करता है ना, उसे हम कहते हैं धातु। धारण मतलब क्या, जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पोषण मतलब क्या, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमारी बॉडी को जो ग्रोथ प्रोवाइड करता है, उन चीज़ों को क्या कहते हैं, धातु। ठीक है, तो वहाँ पे भी अगर हम मॉडर्न पार्ट में भी कहें तो वहाँ पे भी वो लोग सपोर्ट, नरिशमेंट, ग्रोथ कराने में ही मदद करते हैं। लेकिन फिर भी वो अलग कैसे हैं, आगे हम देखेंगे कि वो कैसे अलग हैं। और यहाँ पे क्या है, उन पे कुछ लॉज बनाए गए हैं। जैसे कि ये लॉज न्याय मतलब क्या है, उन पर कुछ लॉज बनाए गए कि धातु जो है वो कैसे पोषण होते हैं, धातु का पोषण कैसे होता है, उस पर लॉज है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। तो इसमें निरुक्ति पढ़ना है, इसकी परिभाषा पढ़ना है, इसकी परिचय पढ़ना है। परिचय है, फिर क्या है, उनके टाइप्स पढ़ने होंगे आगे जाकर। आगे उसकी क्या है, तो उत्पत्ति काल है। फिर आगे क्या है, तो ये जो हमारा धातु पोषण क्रम है, फिर धातु पोषण न्याय है। यही है बस, बेसिकली 4 5 6 टॉपिक है इसमें। तो बस उसी टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि चैप्टर को जल्दी से जल्दी कवर कर पाएँ ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इस चैप्टर को मेरे साथ पढ़ने में। ठीक है, तो धातु क्या है। तो धातु की सबसे पहले तो मैंने बता दिया, धातु की हम निरुक्ति देखते हैं। तो धातु निरुक्ति कैसे बनी होती है। तो धातु शब्द जो है, दुधान जो है धातु से मिलकर बना होता है। दुधान का मतलब क्या होता है, मतलब वहाँ पे जब हमने रक्त पढ़ा था तो वहाँ पे भी पढ़ा था ना कि रक्त कैसे बना है, कि रज में जब कत्त प्रत्यय लगता है तब जाके रक्त बनता है। तो वैसे ही धातु कैसे बनती है, तो ये जो है शब्द दुधान जो शब्द है उनसे मिलकर बना होता है। इसका अर्थ क्या होता है, तो धारण एवं पोषण करना, जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करे। नरिशमेंट समझ ही रहे होंगे, जो पोषण प्रोवाइड करे, जो हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसे ही धातु कहते हैं। बस इजी तो है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर क्या है, परिभाषा है। परिभाषा क्या है, तो शरीर धारवाद धात्व इति उच्यते, मतलब क्या है, तो ये जो शरीर धारवाद धात्व इति उच्यन्ते लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि जो शरीर को धारण करने वाली होती है उसे धातु कहते हैं। ये तो मैंने अभी ऊपर बताया ही। तो वही है कि जो हमारे शरीर को जो धारण करती है, देखो शरीर धारवाद मतलब जो शरीर को धारण करती है, धावता इति उच्यन्ते मतलब उसे क्या कहते हैं, उसे धातु कहते हैं। ये कहाँ दिया गया, तो हमारे सुश्रुत संहिता में हमारे सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 14 और ये कोटेशन नंबर 20 में दिया गया है। तो अगर आपको और अच्छे से इसकी पूरी डीप नॉलेज लेनी है तो आप इसमें जाके और ले सकते हो। ठीक है, फिर आगे जो है यहाँ पे जो सबसे पहले ये हमारे आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि परिभाषा दी है कि क्या होता है। तो आगे जो है हमारे चक्रपाणी भी कहते हैं, मतलब अलग अलग जो हमारे आचार्य हैं उनका अलग अलग मतलब कहना है कि धातु को वो अलग अलग तरह से समझते हैं। तो इसीलिए उन्होंने अलग अलग अपना समझाया है कि धातु किसे कह सकते हैं। तो उनके अपने अपने एक मत हैं। तो अब हम किसको देखेंगे जा रहे हैं, तो चक्रपाणी के। तो चक्रपाणी का क्या है, चक्रपाणी कहते हैं कि धारण शब्द की, चक्रपाणी के अनुसार धारण शब्द से धारण और पोषण दोनों को वो समझते हैं। ठीक है, वो दोनों को समझते हैं कि धारण भी और पोषण भी, इसी से धारण शब्द से ही समझ जाते हैं। और क्या कहते हैं वो, कि वो उनका कहना है कि जो शरीर का संवर्धन करने वाली रचनाओं को धातु कहा गया है। संवर्धन मतलब कि जो शरीर को जो ग्रोथ प्रोवाइड करता है उसको क्या कहा गया है, तो उसे ही कहा गया धातु।
धातु टिश्यूज हैं, ग्रोथ तो प्रोवाइड करेंगे ही, तो बस वही है। फिर देखते हैं आगे क्या है। तो आगे दिया गया धातुओं का परिचय है, ठीक है। तो धातुओं का परिचय मतलब क्या, कि धातुओं के बारे में और एक्सप्लेन किया गया है। तो यह क्या दिया हुआ है कि धातुएं 7 होती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। 7 तरह की, मैंने रक्त जब पढ़ाया था तभी भी आपको बताया था कि हमारी बॉडी जो है 7 धातुओं से मिलकर बनी होती है। तो कौन कौन सी जो धातु होती हैं, तो पहला रस होता है, रक्त होता है, मांस होता है, मेद होता है, अस्थि होती है, मज्जा होती है, शुक्र होती है। ये सारी जो है धातुओं से मिलके हमारा जो बॉडी है वो बना होता है, ठीक है। धातु ये क्या होता है, रस, तो प्लाज्मा और लिम्फ। प्लाज्मा लिम्फ तो जानते हैं, जो मॉडर्न में पढ़ा है। फिर ब्लड के बारे में पढ़ा है, मांस के बारे में पढ़ा है, मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ा है, और क्या है यहाँ पे एडिपोज टिश्यू के बारे में पढ़ा है। फिर और क्या पढ़ा है, अस्थि, बोन के बारे में पढ़ा है। फिर यहाँ पे क्या पढ़ा है, तो बोन मैरो के बारे में पढ़ा है। और क्या पढ़ा है, सेक्स हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है ना। तो यही सारी धातुएं होती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था चार पढ़ा था ना, कि 4 तरह की कही गई हैं, लेकिन यहाँ धातुएं 7 तरह की कही गई हैं, ठीक है। कि ये सारी चीज़ें, यही सारी धातुएं, टिश्यूज़ हैं हमारे बॉडी में आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे देखते हैं। ये जो है ना, ये हमारे बेसिक एलिमेंट है। किसी भी ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए ना, वो यही सारी 7 धातुएं होती हैं, जिससे एक ह्यूमन बॉडी अच्छे से बना होता है, ठीक है। अब हम इस पर श्लोक देख लेते हैं। रसा श्र मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्रानी धातुआ। मतलब कि क्या, तो यही सारी जो चीज़ें हैं ना, बस इन्हीं नाम को बस थोड़ा सा संस्कृत में लिख दिया गया है, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे भी जो परिचय जो है वो अलग अलग आचार्यों ने दिया है, ठीक है। तो अलग अलग आचार्यों के द्वारा दिया गया है। क्या दिया है अलग अलग आचार्यों ने, तो कहा है सुश्रुताचार्य ने कि रसाद रक्तम तदो मांसम मांसन मेद प्रज्यते मांसो अस्ति तदो मज्जा मज्ज्ञा शुक्रम तू जयते। मतलब क्या होता है कि रस से रक्त, रसाद रक्तम, मतलब यहाँ पे रक्त छुपा हुआ है। तो क्या है, रस से रक्त की उत्पत्ति होती है। फिर क्या है कि रक्त से जो है वो मांस बनते हैं, मांस से जो होता है वो मेद बनते हैं, मेद से क्या बनता है, अस्थि बनता है, अस्थि से क्या बनता है, मज्जा बनता है, मज्जा से क्या बनता है, शुक्र बनता है। तो ये जब भी होगा ना, तो एक ऑर्डर में होता है, मतलब एक क्रम में होता है। ऐसा नहीं कि कहेंगे कि रस से रक्त, रस से रक्त, रक्त से मेद बन गया, नहीं। यही बनेगा तो रक्त से मांस बनेगा, फिर मांस से मेद बनेगा, इस तरह से बनता है, ठीक है। तो यही है रसाद रक्तम तदो मांसम। मतलब कि पहले तो रस से रक्त बन गया, फिर उसके बाद क्या, तदो मांसम, मतलब उसके बाद मांस बनेगा, फिर मांस मेद, मतलब फिर मांस से मेद बनता है। फिर क्या है, तो मेदसो अस्थि, मेद से क्या अस्थि, अस्थि से क्या मज्जा, मज्जा से क्या बनेगा, शुक्र। इसी तरह से निर्माण होता है, बस यही तो लिखा गया है। आगे क्या है, आगे हमारे चरक आचार्यों के अकॉर्डिंग बोला गया है। क्या बोला गया है वो भी देख लेते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग कहा गया है कि रसाद रक्तम तदो मांसम, ठीक है। मांसम मेद अस्ततो अस्ति च अस्थने मज्जा ततः शुक्रम शुक्राद गर्भ प्रसाद ज। तो ये हमारे चरक ने कहा है। चरक क्या कहते हैं कि उनका भी सेम वही चीज़ है कि रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, ये सब बनता है। और लास्ट में उन्होंने क्या है कि शुक्राद गर्भ प्रसाद जा। मतलब क्या होगा कि शुक्र के प्रसाद भाग से गर्भ की उत्पत्ति होती है, ठीक है। शुक्र जो होता है, शुक्र मतलब स्पर्म को भी शुक्र कहते हैं, ठीक है। तो उसके जो प्रसाद भाग है उससे क्या बनता है, तो हमारा गर्भ बनता है। गर्भ का मतलब क्या होता है कि जो वो क्या बोलते हैं, जब हमारा ओवम और स्पर्म मिलता है ना, तो जो बनता है दोनों के संयोग से, जो जिसको बोलते हैं जाइगोट बनता है, उसी को बोलते हैं गर्भ, ठीक है। तो उसी की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ये शरीर को धारण एवं पोषण करता है। ये क्या करता है, तो धारण एवं पोषण करता है, ठीक है। ये हो गया। तो आगे जो है वो हमारे जितने भी धातु हैं उनके कर्म बताए गए हैं कि क्या क्या काम वो करते हैं, ठीक है। उनके श्रेष्ठ कर्म, कि उनके श्रेष्ठ क्या क्या काम है वो बताया गया है, ठीक है। तो श्रेष्ठ काम क्या है, तो श्रेष्ठ काम अगर देखा जाए तो उसकी जो है वो है प्रीणम जीवनम लेपा स्नेहो धारण पूर्णे गर्वा उत्पादश्च धातुनाम श्रेष्ठम कर्म क्रमास्मृतम। ये हमारे अष्टांग हृदय के चैप्टर में 11 कोटेशन नंबर 4 में भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि रस जो है
शक्ति जितनी भी होती है, सातों धातुओं के अपने अपने कर्म होते हैं, मतलब अपने अपने कुछ काम, श्रेष्ठ काम होते हैं। ठीक है, क्या काम होते हैं? तो जैसे रस का प्रीणन, प्रीणन करने का काम जो होता है वो रस का होता है। ठीक है, तो प्रसन्नता वृद्धि करने का जो काम होता है वो हमारे रस धातु का होता है। ठीक है, या तड़पन या कहते हैं मतलब जो वृद्धि करते हैं हमारी बॉडी में, तो वो जो कौन होता है? तो रस धातु ही होता है। ठीक है, फिर क्या है कि रक्त का जीवन, जीवन मतलब क्या होगा? तो वो लाइफ प्रोवाइड करता है रक्त धातु। ठीक है, फिर क्या होता है? मांस का लेपन, लेपन मतलब कवरिंग प्रोवाइड करता है। मेद का स्नेहन मतलब एक तरह का थिकनेस, मतलब कि सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर अस्थि का क्या होता है? धारण, धारण करने में मदद करता है। ठीक है, अस्थि मतलब हमारे बॉडी को धारण सपोर्ट करने में मदद करता है। फिर पूरन, पूरन का मतलब एक तरह से कंप्लीट करने में मदद करता है। फिर शुक्र जो होता है गर्भ का उत्पाद करने में मदद करता है। गर्भ का उत्पादन मतलब गर्भ को फॉर्मेशन करने में शुक्र हेल्प करता है। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। उसी पे बस एक टेबल बना देनी है आसान सी, तो बस वही चीज़ लिखा गया जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और वही ऊपर में भी लिखा होता कि प्रीणम जीवनम, प्रीणन काम होता है जीवन का, मतलब लेपा स्नेहो, स्नेह है धारण पूर्ण है। फिर क्या है? तो गर्भाद उत्पादश्य मतलब कि शुक्र का काम है। धातु नाम श्रेष्ठ कर्म, ये जो है उसे श्रेष्ठ कर्म है। क्रमास्मृत मतलब एकदम क्रम से जो है वो बनाया गया है, वो ये इसी क्रम से है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे हमारा धातु के प्रकार की, धातु दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? तो पहली एक होती है अस्थाई और दूसरा होता है पोषक। ठीक है, अस्थाई पोषक में क्या है? तो अस्थाई का मतलब वो होता है ना जो वो वहीं रहती है और स्वयं खुद को पोषित करती है। ठीक है, जो खुद को नरिशमेंट खुद करती है, मतलब जो अन्न रस में जो विद्यमान, अन्न रस मतलब क्या? जो खाना है, खाना में जो रस है, रस धातु है, मतलब जो हमारा प्लाज्मा के समान जो भी द्रव्य है उसका अपने आप ही वो क्षतिपूर्ति करती है, मतलब कि अपने आप उसको खुद ही लेती है हमारे अपने बॉडी में। ठीक है, कि जो खाने के अंदर जो हमारा रस है वो क्या करेगा कि खुद ही ले लेगा, मतलब उसको किसी दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, खाना से खुद ही रस को एब्जॉर्व कर लिया जाता है। तो जो खुद ही कर ले वो हो गया स्थाई, और जो अगली धातु को पोषण करे, जैसे कि रस का जो है वो पोषण कौन करता है? मतलब रस जो है वो रक्त से पोषण लेता है। ठीक है, तब रक्त का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होगा कि जो दूसरे धातु से जब पोषण लेता है तो उसको क्या बोलते हैं कि वो क्या हो जाएगा? तो वो पोषक हो जाएगा। ठीक है, जो मतलब जैसे कि अन्न से डायरेक्ट उसने क्या किया कि वो उसमें से रस ले गया, मतलब रस मतलब उसमें से प्लाज्मा लिया, फूड में से प्लाज्मा का फॉर्मेशन किया, तो वो जो है वो खुद ही सब कुछ कर रहा है, तो इसलिए उसे कहेंगे अस्थाई। और पोषक मतलब कि वो जो दूसरे से, दूसरे धातु से, मतलब कि जैसे कि रक्त, रक्त है तो रक्त जो रस जो है वो रक्त का पोषण कर रहा है, तब जाके रक्त का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो ही हो गया पोषक। ठीक है, एक ही चीज़ को मैंने दो बार रिपीट कर दी ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन हो, समझ में आ जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर है कि धातु उत्पत्ति काल, की धातु की उत्पत्ति का समय कौन से, कैसे, मतलब कितने टाइम में धातु की उत्पत्ति हो जाती है, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे आचार्य चरक हैं उन्होंने क्या कहा है? तो हमारे आचार्य चरक कहते हैं, उन्होंने बड़ी ही अच्छी सी बात कही है। क्या कही है देख लेते हैं। तो हमारे आचार्य चरक जो है वो हमारे कहते हैं कि जो हमारा, ठीक है, जो हमारा गृहिणी दोष चिकित्सा है। ठीक है, गृहिणी दोष चिकित्सा क्या कहता है कि वृक्ष द्रव्यों का वर्णन करता है, वृक्ष आदि द्रव्यों का वर्णन करता है। ठीक है, वृक्ष द्रव्य जैसे होते हैं ना उनका वर्णन करता है कि वो जो होता है ना वो शीघ्रता से हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाती है, जो वृक्ष जैसी द्रव्य होती है। ठीक है, तो वो बड़ी ही जल्दी अब्जॉर्ब होता है और हमारे जो हमारे बॉडी है उसको बहुत जल्दी बल भी प्रोवाइड कर देती है, तो वो ऐसी द्रव्य होती हैं। ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। फिर क्या है आगे देखते हैं। तो आगे देते हैं कि वृक्ष द्रव्यों में धातु पोषण क्रम की प्रक्रिया लागू नहीं होती है, जो वृक्ष द्रव्य है उसमें धातु पोषण की क्रम चलती ही नहीं है। ठीक है, कि इसके बाद ये बनेगा, इसके बाद ये बनेगा, ये सब चलता नहीं है इसमें, इसीलिए ये शीघ्रता से इसकी अब्जॉर्ब, मतलब बहुत तेज़ी से, मतलब बहुत जल्दी अब्जॉर्प्शन इसका हो जाता है। ठीक है, अब्जॉर्प्शन, सिमुलेशन सब कुछ बहुत फटाफट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तो रस से शुक्र में परिवर्तन काल, मतलब क्या है कि रस जैसे जो शुक्र का जो रस है, रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, ये सब जो फॉर्मेशन है, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, ये सब जो फॉर्मेशन है वो कितने टाइम में हो जाता है? तो चरक कहते हैं कि 6 दिन रात लगती है, तब जाके जो है वो हमारा रस से शुक्र बनता है। फिर कहते हैं कि पराशर, हमारे आचार्य पराशर कहते हैं कि 8 दिन रात लगता है। सुश्रुताचार्य कहते हैं कि 1 माह लग जाता है बनने में। ठीक है, तो कुछ आचार्यों ने कहा है, कुछ आचार्यों ने ये भी कहा, सबके अपने अपने मत थे
कि उनका कहना था कि रस को बनने में कैसे 6 दिन लगते हैं। तो उनका कहना था कि रस जो है वो एक दिन रात में बन जाता है, ठीक है। रस से रक्त जो है वो एक दिन रात में बनता है, और फिर धीरे धीरे करके जितने भी जो है वो सारे धातुएं बनते हैं, ठीक है। फिर कुछ आचार्यों ने ये भी कहा, जैसे कि हमारे जो टीकाकार चक्रपाणी है उनके बारे में भी आपके बुक में लिखा गया है कि वो कहते हैं कि जैसे कि होता ही है कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं तो क्या होता है कि कोई चीज़ें बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कोई टाइम किसी किसी चीज़ों किसी की मतलब कि उसकी जो डाइजेस्टिव फायर जो है अंदर पेट में, तो उनकी अगर कमज़ोर होती है तो वो खाना को धीरे धीरे डाइजेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ये है कि मान लो कि कोई एक एग्जांपल दिया गया आपके बुक में कि मान लो कि अगर कोई एक इंसान है जो क्या करता है कि वो पानी निकालने के लिए कुएं में मान लो बाल्टी को डालता है, ठीक है। तो जब अगर वो बल इंसान जो होगा वो मजबूत होगा, मतलब तो क्या होगा कि वो जो होगा तेज़ी से पानी को ऊपर खींच लेगा। लेकिन अगर वही आदमी जो उतना तो कमज़ोर होगा तो उसको पानी खींचने में ऊपर क्या होगा, कुएं से थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसी तरह से वही कहा गया है कि जिसकी जो हमारी जो डाइजेस्टिव फायर स्लो होगी उन लोगों को ज़्यादा टाइम लगेगा किसी भी खाने को डाइजेस्ट करने में, लेकिन जिसकी डाइजेस्टिव फायर तेज़ होगी, मतलब जो खाने को बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर लेता है, तो उन लोग क्या होगा कि उन लोग की जो होगी वो बहुत जल्दी ही निर्माण हो जाती है, ठीक है। ऐसा उनका कहना था, ठीक है। तो इसीलिए फिर कुछ आचार्यों ने आगे जाके ये भी कहा, देखो कि उसके अग्नि के बल के हिसाब पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो कितने दिनों में कन्वर्ट होगा, ना कि 6 दिन 8 दिन, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। वो उसके इसके तीव्र अग्नि, मध्य अग्नि और मंद अग्नि पे डिपेंड करता है। अगर तीव्र अग्नि होगी मतलब बहुत तेज़ खाना डाइजेस्ट होता है तो एक दिन में जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, और जैसे कि वो कौन से द्रव्य होते हैं, तो वृक्ष बल वाले जो द्रव्य होते हैं वो बहुत ही जल्दी जो होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। वो बिल्कुल एक अर्ची, अर्ची का मतलब क्या होता है, तो एक जो हमारा क्या बोलते हैं अग्नि, अग्नि जो होता है ना उसके जैसा। अग्नि कैसे एकदम फटाफट कहीं भी लगता है तो एकदम तेज़ी से फैल जाता है, तो उसी तरह से वो भी है ना, एकदम जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं खाने। फिर क्या है कि 6 दिन, तो जिसकी मध्य अग्नि है, धीरे धीरे मतलब ज़्यादा ना ज़्यादा जल्दी डाइजेशन होता है ना स्लो होता है, धीरे धीरे होता है। तो उन सब जो मध्यम बल वाले होते हैं उनको क्या होता है, उनका जो होता है ना रस की गति वो शब्द जैसे, मतलब साउंड कैसे थोड़ा धीरे ट्रैवल करता है, मध्यम में न जाते न स्लो, उस स्पीड से उनका, इसीलिए उन्हें 6 दिन लग जाते हैं डाइजेशन होने में। लेकिन जिसकी एकदम ही मंद अग्नि है तो उसको रस से शुक्र में जो बनने में कितना समय लग जाएगा, तो 1 माह लग जाता है, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर मंद बल है। इसीलिए उसमें जन जन की रस गति है। जल मतलब क्या, जल तो सबसे स्लो चलता है, जितना वाटर की जितनी फ्लो है उससे भी कम है। तो इसीलिए उन्होंने जो है हमारे रस की गति किसके कम साथ कंपेयर कर दी, तो अग्नि, शब्द और जल साउंड के साथ, फिर हमारे वाटर के साथ, वाटर वेव के साथ, ये सब के साथ कंपेयर कर दिया ताकि आप और समझ सके कि किसको ज़्यादा टाइम लगता है रस से शुक्र बनाने में, ठीक है, किसको कितना ज़्यादा समय लगता है, इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे जो है वो है हमारा धातु पोषण के क्रम। तो धातु पोषण क्रम क्या है, तो ये और भी ईजी है, बस वही है जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्रम से कोई भी चीज़ जब निर्माण होगा ना तो उसकी निर्माण क्रम से होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ कभी भी कैसे भी बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, अन्न से अनरस बनता है, अनरस से क्या बनेगा, रस बनेगा, फिर रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वही सेम चीज़ ही है, ठीक है। आगे देखते हैं फिर क्या है, धातु पोषण न्याय। धातु पोषण न्याय क्या है, तो रस से लेकर शुक्र धातु तक के पोषण क्रम को संहिताओं के टीकाकार ने 3 पक्षों या न्याय द्वारा प्रस्तुत किया है कि रस से जो शुक्र धातु का जो उत्पत्ति होती है वो बिल्कुल क्रम से होता है, ठीक है, ऐसा ही उन्होंने कहा है। और उन पे उन्होंने 3 लॉज बनाए हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे जो होता है वो हमारा धातु को पोषण मिलता है, उस पर उन्होंने 3 लॉज बनाए हैं। तो सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहले उनका है कि क्षीर दधि न्याय। क्षीर दधि मतलब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे ट्रांसफॉर्म होता है उसके बारे में उन्होंने बताया। तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि जिस समय क्षीर, क्षीर का मतलब होता है, क्षीर समझते होंगे ना, तो क्षीर तो जैसे कि क्षीर जो होता है वो, क्षीर का मतलब होता है जिस समय जिस तरह से दही जो है उसका फॉर्मेशन होता है, दूध से दही का फॉर्मेशन होता है, दही से जो होता है वो हमारा मक्खन, और मक्खन से घी का बनता है, और ठीक है उसी तरह से जो हमारा रस है, रस से क्या बनता है, तो रक्त बनता है, रक्त से क्या बनता है, मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, इन सब का फॉर्मेशन होता है, धीरे धीरे होते जाता है, ठीक है।
तो यही हमारे आचार्यों ने कहा है, ठीक है, कि इसी तरह से फॉर्मेशन होता है। वो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बताया कि कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। पहले रस था, फिर रस से ट्रांसफॉर्म होकर क्या बना, तो रक्त बन गया, रक्त में फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो मांस बनता है, मांस में फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो मेद बनता है। तो इसी तरह से जो है हमारा धातुओं में भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तब जाके ये सब कुछ बनते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे दिया गया है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी धातु किसी भी धातु के बाद बन जाएगी, ठीक है, वही बात बोल रहा है। यदि संपूर्ण रस से रक्त, रक्त से रस का निर्माण हो जाए तो पूर्व पूर्व धातु समाप्त हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। और ऐसा भी कुछ, अगर ऐसा होता कि पूरा, मान लो कि कभी मान लो ऐसा हो गया कि पूरा ही रस से रक्त बन गया, कुछ रस बचा ही नहीं, तो क्या होगा कि बाद में जो होता है कि सिर्फ शुक्र ही बच जाएगा, बाकी सारी धातु तो खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि बॉडी में सिर्फ स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो चुका है और सेक्स हार्मोन्स की बना प्रिकर्सर ऑफ जो सेक्स हार्मोन है उनका ही सिर्फ फॉर्मेशन हो चुका है, बाकी हमारे बॉडी में लिम्फ खत्म हो गया, क्या हो गया कि क्या ब्लड खत्म हो गया, मांस खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसीलिए कहा गया है, कुछ आचार्यों ने इस लॉ को सही नहीं माना है, उनको उनके हिसाब से मतलब कि कुछ दिक्कतें थी जो उन्होंने बताया था, ठीक है। फिर क्या बताया उन्होंने, तो वो कहते हैं कि कहते हैं चरक टीकाकार चक्रपाणी को यह सिद्धांत माननीय नहीं थी, तो उन्होंने ये सिद्धांत को नहीं माना, तो ठीक है। तो इसमें उनको कहना था कि इसमें कुछ बाधाएं हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सही नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई आदमी उपवास करता है, ठीक है, या फिर धातु की विकृति हो जाए, या धातु या की वृद्धि हो जाए या क्षय हो जाए, उपवास कर ले अगर कोई आदमी, तो 6 दिन रात का अगर उपवास कर लिया तो उसका तो पूरा धातु ही खत्म हो जाएगा, मतलब जो रस धातु है उसका तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि सिर्फ शुक्र ही बचेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये गलत है कि कोई कहे कि मतलब कि इनका जो लॉ था ना कि पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। उसके कुछ भाग जो होते हैं ट्रांसफॉर्म होते हैं, कुछ बच भी जाते हैं, आगे आचार्यों ने कुछ आचार्यों ने बताया है, ठीक है। फिर क्या है कि धातु की विकृति, क्या है कि यदि पहली धातु में विकृति हो जाए, मतलब कि अगर मान लो कि कोई पहली धातु है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होती है कि जो आगे बनने वाली जितनी भी धातुएं हैं उसमें भी विकृति आ जाती है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि धातु में अगर विकृति हो जाए, मतलब कि यदि पहली धातु में विकृति हो, प्रॉब्लम हो जाए, तो क्या होता है, तो उसमें बनने वाली सारी धातुओं में विकृति हो जाएगी। पर ऐसा होता नहीं है कि एक में विकृति आ जाए तो पूरे धातुओं में विकृति हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो बात बिल्कुल गलत हो गई। फिर क्या कहा गया है आचार्यों ने, जैसे कि मान लो कि जैसे एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने कि सिकल सेल एनीमिया है किसी को, ठीक है, मतलब सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, तो उस मतलब ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, एक तरह की सिकल सेल एनीमिया तो आपने पढ़े होगा 12th में, ब्लड डिसऑर्डर है, ब्लड एक तरह का ब्लड डिसऑर्डर है। तो ठीक है, उसमें क्या होता है कि पेशेंट को तो अगर मान लो कि अगर इसमें प्रॉब्लम हो गया तो इसका कहने का हिसाब से जैसे कि रस से रक्त, रक्त से मांस बनता है, तो रक्त में जो अगर मतलब कि गड़बड़ी हो गई तो उसके बाद मांस में भी कोई ना कोई गड़बड़ी हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि उसको आगे जाके मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी हो जाएगी, ये तो ज़रूरी नहीं है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि उनकी उस लॉ को सही नहीं माना गया है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या, धातु वृद्धि क्षय, मतलब क्या है कि पूर्व धातु की वृद्धि अथवा क्षय हो जाए तो अगली धातु का भी क्षय होना जरूरी नहीं है। मतलब मान लो कि अगर कोई व्यक्ति है, उसकी पहले की धातु में किसी भी तरह का वृद्धि हो जाए, मतलब कुछ बढ़ जाए, या फिर कभी उसकी इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए, मतलब उसमें क्षय हो जाए, मतलब कि वो घट जाए, तो क्या होता है, तो ऐसा तो नहीं होता कि अगला धातु भी इसमें क्षय हो जाए। मान लो कि एक पर्सन है, उसके पास फैट कम है, फैट कम है इसका मतलब तो क्या, उसका मतलब कि वो बोनी नहीं हो सकता, ये तो ऐसा तो नहीं होता है कि वो बोनी भी होता ही है। अगर उसमें लेस फैट है उसके बॉडी में, फिर भी मास उसकी कम है, फिर भी उसके बाद वो बोनी तो होता ही है। तो ये उनकी ये जो लॉ थी ना उसमें कुछ गलतियाँ थी, तो ये इसीलिए जो है हमारे जो चरक के टीकाकार चक्रपाणी ने इन्हें नहीं माना, और फिर बाद में इन पर सुश्रुत जो हमारे आचार्य सुश्रुत थे उनके जो टीकाकार दलहन ने उन एक तर्क दिया और उन्हीं को फिर माना गया, ठीक है। उन्होंने कहा कि जब हम किसी आहार को खाते हैं, ठीक है, तो आहार को खाते हैं तो मतलब कि आहार क्या, मतलब जब हम खाना खाते हैं, मतलब जो फूड का इंटेक करते हैं, ठीक है, वो फूड का इंटेक करते हैं तो क्या होता है, जठराग्नि, मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव फायर है उस पर काम करता है और क्या बनाता है, सबसे पहले तो सार भाग और मल, मतलब सार भाग होता है अनरस बनाता है, ठीक है,
जो हम अन्न खाएंगे, अन्न ही अन्न कहते हैं, अनाज कहते हैं, अनाज को ही अन्न कहते हैं, ठीक है। तो अनाज से पहले अन्न का रस बन जाएगा, एक रस बनेगा, फिर क्या बनेगा, रस से क्या बनता है, तो रस से बनता है फिर और मल बन जाएगा, मतलब इससे कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनेंगे। सारी जो खाना खाते हैं वो थोड़ी हमारा बॉडी एब्जॉर्व कर लेता है, कुछ वेस्ट मटेरियल भी तो बनता है ना, तो बस वही कुछ वेस्ट मटेरियल मिलेगा। फिर उस पर क्या काम करेगी, तो उस पर कुछ रसाग्नि काम करेगी, कुछ रस की जो डाइजेस्टिव फायर है वो काम करेगी, फिर उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, कुछ सार भाग में और मल भाग में, ठीक है। फिर वही वेस्ट है ये, और ये सार भाग जो होता है आगे फिर फर्दर डिवाइड होता है स्थूल भाग में और सूक्ष्म भाग में, ठीक है। फिर ये जो सूक्ष्म भाग में बनता है, ये जो सूक्ष्म भाग है वो आगे जाके रस धातु का निर्माण करती है, और ये जो सूक्ष्म भाग है वो जो होता है वो रक्त के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। फिर वो रक्त का फॉर्मेशन करने लगता है। तो ये तो इससे स्थूल भाग से तो रस बन गया, ठीक है। तो और ये सूक्ष्म भाग से क्या होगा कि रक्त बनने का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो रक्त बनने का फॉर्मेशन जब शुरू हो गया तो क्या होगा, इससे क्या बन जाएगा, तो हमारा रस बन जाएगा, रस समझ रहे हो, तो रस धातु बन जाएगा इससे, ठीक है। ये जो है हमारा, इससे रस की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से लिख देते हैं, इससे क्या बनेगा, तो रस बन जाता है, ठीक है, इससे रस बन जाता है, ठीक है। और इससे क्या बनेगा कि तो रक्त बनने लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो रक्त सधर्मी अंश और क्या बनते हैं, उपधातु बन जाते हैं, उसके कुछ उपधातु ही बनते हैं, ठीक है। और क्या होगा, इसके फिर 2 भाग होते हैं, सार, वैसे जैसे आगे हमने पढ़ा था कि सार भाग होता है, मल बनता है, फिर मल के क्या बनेंगे, तो स्थूल भाग बनेगा, सूक्ष्म भाग बनेगा। स्थूल भाग क्या बनाएगा, रक्त धातु को बनाएगा, सूक्ष्म क्या बनाएगा, आगे मांस सधर्मी अंश को बनाएगा, मतलब आगे मांस धातु का फॉर्मेशन करेगा। तो इसी तरह से जो होता है ना वो फॉर्मेशन लगातार होते जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से फाइनली जो होता है वो शुक्र का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो यही था हमारा, तो यही आचार्य ने बताया कि मतलब कि ऐसा नहीं है कि पूरा ही यूज़ हो जाए, कुछ मल भी बनेगा और कुछ वर्ड बच भी जाता है, और ऐसा नहीं होता है कि अगर हम व्रत पूरा ही ख़त्म हो जाए या फिर किसी एक की क्षय वृद्धि हो जाए तो बाकी भी उसकी भी वृद्धि अगर हो रही है तो उसमें वृद्धि हो जाए, अगर उसमें क्षय हो रहा है तो उसमें भी क्षय हो जाता है, मतलब क्षय मतलब कि इसमें डिफिशियंसी हो रही है या फिर उसमें धातु में कुछ बढ़ोतरी होते हैं, इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें भी हो जाएगा। तो बस यही कहा गया है इसमें, ठीक है। मैंने सोचा है कि इस चैप्टर को थोड़ा कंसाइज फॉर्म में, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम जल्दी से रिवाइज कर लो, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस किया है और मैंने एक्स्ट्रा बातें कम बताई हैं आपको इसमें। लेकिन क्योंकि मुझे इस चैप्टर को इसी लेक्चर में पूरा का पूरा ख़त्म करना था, ताकि आप शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में ना आप इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन रूप से रिवाइज कर सको, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है केदारी कुल्य न्याय, मतलब क्या है, लॉ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो लॉ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में क्या है कि जिस प्रकार विभिन्न केदारियाँ मुख्य कुल से जल ग्रहण कर अपनी अपनी फसल को वृद्धि करती हैं, ठीक है। जो केदारियाँ मतलब क्या, तो केदारियाँ मतलब क्यारियाँ, जो हम देखते हैं ना गांव में क्यारियाँ होती हैं, उस खेत में क्यारी होती है, तो जो क्यारी होती है वो मुख्य कुल से जल ग्रहण कर, मतलब जो मुख्य जो हमारा केदारी होते हैं ना, जहाँ से मान लो कि अगर कोई अगर क्या होता है ना, हमारे गांव में ट्यूबवेल लगा रहता है, तो ट्यूबवेल से क्या होता है कि पानी को चलाते हैं, ठीक है। पानी को चलाते हैं तो क्या होता है कि एक मेन होता है और उसमें पानी को फ्लो कराते हैं, और जो पानी को फ्लो कराते हैं तो जो आरी जिसको बोलते हैं, कि आरी मतलब आरी एक तरह समझते हैं, हिंदी में ऐसे बोला जाता है, आरी भी बोला जाता है अगर आपको पता हो तो आरी बनी होती है छोटी छोटी, आगे एक मेन आरी होती है और फिर उसमें आगे फर्दर वो सब डिवाइडेड होती है आरी में, ठीक है। तो वही कहा गया है कि जैसे कि कोई केदारी है वो मुख्य कुल से, मतलब कि मुख्य जो हमारा क्यारी है उससे जल को लेकर क्या होगा कि दूसरे धीरे धीरे जो होगा वो पूरे फसल की वृद्धि करते हैं, धीरे धीरे जितने भी क्यारी है जो सब डिवीज़न हुआ है उसमें पहले जाती है, ठीक है। फिर उसी प्रकार विभिन्न धातु व स्रोतस, मतलब जो हमारा अलग अलग तरह का धातु व का स्रोतस है, मतलब कि धातु का जो चैनल है, ठीक है वो भी क्या करता है ना कि मुख्य अनरस से पोषण तत्वों को ग्रहण कर, मतलब जो हमारा मुख्य जो अन्न है उससे पोषण को लेता है और अलग अलग धातुओं के पास पहुंचाते रहता है, मतलब अलग अलग, कभी ब्लड के पास पहुंचा रहा है, कभी टिश्यूज़ के पास, कभी क्या बोलते हैं हमारे टिश्यू हमारे बोन्स के पास पहुंचाएगा, तो अलग अलग के पास पहुंचाते रहता है हमारा जो धातु व स्रोतस है।
वो अन्न को लेकर, अनरस को लेकर, ठीक है। अन्न में जो हमको अनरस मिला है ना, उसको लेके फिर बाकी लोगों को नरिशमेंट देने का काम करते रहता है, ठीक है। फिर क्या है, जो धातु वह स्रोतस अनरस के जितने निकट होता है, जो जितने निकट होता है, जो जितना पास में होता है उसको उतना जल्दी नरिशमेंट मिल जाता है, और जो दूर रहता है उसको टाइम लगता है, ठीक है। यही तो है, बस यही तो है केदारी कुल, मतलब लॉ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्या है लॉ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा इस पे लॉ दिया गया था, ठीक है। फिर क्या है, खलो कपोत न्याय, ये क्या होता है, तो लॉ ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन को बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी सेम उसी तरह का है, दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। कि इसमें भी यही कहना है कि जिस तरह से अगर खेत में दाना चुगने वाले कुछ पक्षी होते हैं, वो भी अलग अलग तरह के मार्गों का इस्तेमाल करके आ रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि विभिन्न दो मार्ग से आकर दाना चुगने के बाद अपने वापस स्थल पर जाते हैं, तो कुछ जल्दी अथवा कुछ देर से पहुंचते हैं, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो क्या होगा, तो उसी प्रकार धातु जो है, धातु व स्रोत से, मतलब जो हमारी धातु है, मतलब हमारे जो टिश्यूज़ हैं, वो हमारे जो धातु व स्रोत से, धातु के जो चैनल हैं, उनसे क्या करते हैं, अनरस को लेता है और उसको लेकर अपने आप को तृप्त कर लेता है, अपने को आपको मतलब सेटिस्फाइड कर लेता है, कह सकते हैं, ठीक है। और सेटिस्फाइड करके जो पास में होता है उसके पास जल्दी पहुंच जाता है, ये क्या बोलते हैं, अनरस। और जिसके पास जो दूर में होता है उसके पास थोड़ा टाइम लगता है। बस यही तो खलो कपोत न्याय, लॉ ऑफ सिलेक्शन है कि जो नज़दीक होगा उसको जल्दी सेलेक्ट करके जल्दी प्रोवाइड कर देगा नरिशमेंट, जो दूर होगा उसको थोड़ा टाइम लगाएगा, यही है और क्या, ठीक है। फिर एक और था हमारा पोषण का, एक और लॉ होता है जो कि बिल्कुल सेम ही होता है उसकी तरह, केदारी कुल्ली की तरह, इसीलिए जो है इसे अलग तरह से नहीं लिखा गया है, ठीक है। ये भी उसी की तरह, इनका ये जो है हमारे अष्टांग हृदय के जो टीकाकार अरुण दत्त है उनके अनुसार कहना है उनको कि ये जो होता है ना अनरस, सब एक साथ ही में जो है वो पोषण मिलता है ना, कि जो निकट है, जो मतलब जो पास में है उसको जल्दी मिल जाएगा नरिशमेंट, जो दूर है उसको नरिशमेंट देर से मिलेगा, ऐसा उनका कहना है कि ऐसा नहीं होता है। जैसे कि ट्यूबवेल जब चलता है तो वो क्या करता है कि एक साथ तेज़ी से सबको सिंचाई करता है, तो एक साथ सभी को नरिशमेंट देता है, एक तरह से सभी फसल को पानी प्रोवाइड करता है। उसी तरह से जो हमारा जो अनरस से जो रक्त, क्या होता है कि अनरस जो है वो एक ही साथ जो है पूरे बॉडी में फ्लो होती है और पूरे बॉडी को नरिशमेंट देती है, बस यही इनका कहना था, ठीक है। तो इसीलिए जो होती है इसे अलग नहीं कहा गया है, क्योंकि केदारी कुल्य के जैसे केदारी कुल्य है उसी की तरह ये भी है, इसीलिए इसको अलग नहीं माना गया, उसी में रखा गया इसको भी, ठीक है। फिर और भी सब सामान्य सिद्धांत के अनुसार ये कहना है कि न्याय अपने अपने स्थान पर, जितने भी न्याय हैं, मतलब जितने भी लॉज हैं, उनका अपना अपने स्थान पर एक उनका सही, उनका कुछ अर्थ है, इसीलिए सबको अलग अलग बनाया गया है, ठीक है। तो बस ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा, समझा, और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ये चैप्टर मैंने कोशिश तो पूरी की थी कि आपको समझ आ जाए, बस मैंने थोड़ा अपनी स्पीड को बढ़ा दिया था ताकि चैप्टर को ना मैं इसी लेक्चर में समराइज़ कर सकूँ, ताकि आपको मतलब कि ताकि आप जो है ना वो शॉर्ट टाइम में एक चैप्टर को रिवाइज़ करना चाहे तो आप रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसकी पूरी कोशिश की है कि आपको पूरा समझा सकूँ। मैंने अपना सब कुछ मतलब अच्छे से कोशिश की है कि आपको समझ आए। तो थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह से बेहतरीन वीडियोस आते रहूँ तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ताकि मैं आपकी बातों को भी समझ सकूँ कि आपको और क्या 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 दिक्कत हो रही है, क्या नहीं समझ आ रहा, ताकि मैं और भी और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच।